हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है आई स्पीकिंग। इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन आई स्पीकिंग। इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आई स्पीकिंग में जो स्टूडेंट्स 7 to 9 बैंड स्कोर करते हैं वो स्पीकिंग में क्या करते हैं, और जो स्टूडेंट्स 5 to 6.5 बैंड स्कोर करते हैं वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। आपको पता है कि आई स्पीकिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। स्पीकिंग को 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि एग्जामिनर तीनों पार्ट्स में स्टूडेंट्स का आई स्पीकिंग का टेस्ट ले सके। वो टेस्ट कर सके कि ये स्टूडेंट्स की वोकेबलरी कैसी है, फ्लुएंसी कैसी है और ग्रामेटिकल रेंज कैसी है, और एग्जामिनर उन्हें उनके बनते बैंड दे सके। इस वीडियो का ये मतलब है कि आप 5 to 6.5 बैंड स्कोर वाले स्टूडेंट से इसकी सीखें कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और बैंड 7 to 9 बैंड वाले स्टूडेंट से आप ये सीखेंगे कि आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे कैसे टॉपिक्स के बारे में बोलना है और कैसे कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है। ये आपके सामने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो बैंड 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स करते हैं अपने स्पीकिंग में। तो चलो आइए हम इनको डिटेल में समझेंगे कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। चलो आइए जानते हैं। पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेमोराइज्ड आंसर। जो स्टूडेंट्स बैंड 5 to 6.5 स्कोर करते हैं वो हमेशा आंसर वही कहते हैं जो उन्होंने मेमोराइज़ किए होते हैं, जो आंसर उन्होंने याद किए होते हैं, और वो याद किए हुए आंसर के अलावा और कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते, और क्योंकि उन्हें कुछ बोलना ही नहीं आता इसलिए वो मेमोराइज आंसर ही देते हैं, और एग्जामिनर उन्हें तुरंत स्पॉट कर लेता है कि इन्होंने आंसर याद किए हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इन्होंने आंसर तो पहले ही याद किए हैं। और अगर वो एग्जामिनर इनसे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि आंसर कैसे देना है, क्योंकि उन्होंने तो वो उसका आंसर याद नहीं किया था, इसलिए उन्हें उसमें प्रॉब्लम आती है। पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जाता है? पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो या जॉब करते हो। आपके होम टाउन के बारे में पूछा जा सकता है या फिर आपके घर के बारे में भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपके होम और होम टाउन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। अब हमारे बैंड 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आइलेट्स स्पीकिंग से पहले वो आंसर को याद कर लेते हैं, जब उनकी स्पीकिंग होती है तो वहाँ पे जाकर वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे उन्होंने याद किया था वैसा वैसा वहाँ पे जाके बोल देते हैं। ये मेथड आपके बैंड स्कोर इम्प्रूव करने में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो आइज टेस्ट होता है वो आपका आंसर का टेस्ट नहीं होता, वो आपका एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश का टेस्ट होता है। मतलब कि कितना आप क्लियरली बोल सकते हैं और कितनी देर तक आप इंग्लिश विदाउट एनी स्टक बोल सकते हैं। मेमोराइजेशन और क्लियर स्पीकिंग इन इंग्लिश ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वेरी लॉन्ग आंसर्स, यानी कि पार्ट 1 में भी आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर पूछता है कि टेल मी अबाउट योर होम टाउन, यानी कि अपने होम टाउन के बारे में बताइए। बैंड 5 to 6.5 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने टाउन के बारे में तो बताते ही हैं और साथ में क्या करते हैं उसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। वहाँ पे आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस कैसी हैं, वहाँ पे कैसा फूड यूज़ करते हैं खाने के लिए, और वहाँ पे कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं लोग, ये सब वो बताने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। वो आंसर इसलिए लॉन्ग देते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब मेमोराइज़ किया है, उन्होंने पहले सब याद किया हुआ है, तो वही का वही वो वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अपने आंसर की लेंथ नहीं देखते कि आंसर उनका लॉन्ग जा रहा है, वो ये करते हैं कि अपने सारे पॉइंट पर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है कि एग्जामिनर समझ आता है कि ये इन्होंने मेमोराइज आंसर किए हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है आंसर देने का। इट इज़ नॉट द नेचुरल वे टू आंसर द क्वेश्चंस। आप नेचुरली आंसर नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। जितना आप नेचुरली आंसर करोगे उतने आपको अच्छे बैंड मिलेंगे और
ज़्यादा लॉन्ग आंसर देने का क्या डिसएडवांटेज होता है कि वो लॉन्ग आंसर देते देते वो अपने टॉपिक से ही भड़क जाते हैं और वो अपने टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो जाते हैं। उनको याद नहीं रहता कि उनका टॉपिक क्या था और किसके बारे में उन्हें बोलना था। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑफ टॉपिक। जब भी वो क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट्स के साथ वो ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं। उनको अपने टॉपिक के बारे में याद नहीं रहता कि उन्हें टॉपिक क्या दिया गया था और वो क्या बोल रहे हैं, ये उनको मेमोराइज नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि उनके बैंड स्कोर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि उनके होम टाउन के बारे में पूछा जाएगा, वो क्या करते हैं कि वो मेमोराइज्ड आंसर ही देते हैं और जिससे क्या होता है कि वो अपने टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि उन्हें टॉपिक क्या दिया गया था और वो क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ याद नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है वेरी फॉर्मल रोबोटिक। ये जो बैंड 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बहुत फॉर्मल होते हैं। जब भी वो अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं अपने आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम में तो वो बहुत फॉर्मल वे से देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके टीचर ने बोला था कि आपको आंसर बिल्कुल फॉर्मली देने हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने आंसर को फॉर्मली दें। तो जो मैं समझता हूँ कि ये सही तरीका नहीं है कोई आंसर देने का। आप फॉर्मली आंसर दोगे तो एग्जामिनर तुरंत समझ आएगा कि इन्होंने पहले ही मेमोराइज किए हुए हैं। बट एग्जामिनर आपका वे ऑफ टॉकिंग नहीं समझने आया कि आप फॉर्मल बात करते हो या कैजुअल बात करते हो, ये एग्जामिनर टेस्ट नहीं करता। आइल्स स्पीकिंग तो आपका मेन टेस्ट होता है आपकी स्पीकिंग का, कि अगर आप लंदन मूव कर जाते हो या फिर न्यूयॉर्क मूव करते हो और या फिर सिडनी मूव करते हो, क्या आप वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे? क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि वहाँ पे लोगों से बातचीत कर पाएँ और अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ? अगर आप आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 में बड़े ही फॉर्मल वे से बात करोगे तो एग्जामिनर तुरंत समझ आएगा कि आप 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स हो, ना कि आप 7 to 9 बैंड स्कोरिंग स्टूडेंट हो। ये एग्जामिनर तुरंत समझ आएगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको फॉर्मल वे या फिर अपना वे ऑफ टॉकिंग पे कुछ ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना कि आपको अपने नेचुरल वे में बात करनी है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे आपको एग्जामिनर से भी बात करनी है। वहाँ पे जाके आपको कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स के बारे में। वो अपने आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में कैसे बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे आता है दे फील लाइक ए नॉर्मल कन्वर्सेशन। वो जब भी अपना आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम देते हैं वो ये फील नहीं करते कि ये कोई वो टेस्ट दे रहे हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि वो नेचुरली नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। जब बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं तब ये नहीं लगता कि ये कोई आइल्स टेस्ट हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कहीं कॉफ़ी शॉप में अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने कोलीग के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो बड़े ही नेचुरली तरीके से बात करते हैं और नेचुरली तरीके से क्वेश्चन को आंसर करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली। वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और डायरेक्ट उसका आंसर देते हैं। कोई इधर उधर की बातचीत नहीं वो करते, वो मेन टॉपिक पे आते हैं और मेन टॉपिक पे भी जो उनका क्वेश्चन होता है उस पर आंसर करते हैं। एक तो वो डायरेक्टली आंसर करते हैं और एक वो आंसर करते हैं बिल्कुल अपने नेचुरल वे में। वो ये नहीं समझते कि कोई उनका स्पीकिंग का टेस्ट हो रहा है या फिर कोई एग्जामिनेशन चल रहा है। इस तरीके से बात करते हैं कि वो नॉर्मली अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने कोलीग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से बना लेते हैं, वो बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करते। नेक्स्ट हमारा पार्ट 1 में बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स का लास्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपिंग देयर आंसर्स इनफ बट नॉट गोइंग ऑफ टॉपिक। इसमें क्या है कि उसको मैं आपको हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि वो अपने आंसर को बहुत डेवलप करते हैं। उनका जो बुलेट पॉइंट होता है वो काफ़ी उनको वो डेवलप करते हैं कि वो क्वेश्चंस को भी बिल्कुल सही तरीके से आंसर करते हैं और कभी भी अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं, यानी कि कभी भी ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। बिल्कुल मेन टॉपिक पे बात करते हैं और मेन टू मेन आंसर करते हैं। आंसर भी बिल्कुल नेचुरल वे में करते हैं। वो ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं देते, वो बिल्कुल अपना पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनका आंसर जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा, यानी कि जितना ज़्यादा उसका आंसर लेंथी होगा, उतने उनको अच्छे बैंड स्कोर मिलेंगे। बट ऐसा नहीं होता।
बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स ये नहीं सोचते कि उनका आंसर कितना लेंथी है या फिर कितना उन्होंने अपने आंसर को डेवलप किया है। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से अपने क्वेश्चन को आंसर किया है। उनका हमेशा ये फोकस होता है कि वो कितने अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले तो क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अपने आंसर में कुछ वो एग्जांपल्स ऐड करते हैं जिससे वो एग्जामिनर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और एग्जामिनर उनको अच्छे से समझ जाए, ताकि एग्जामिनर उन्हें अच्छे बैंड स्कोर दे सके। वो एग्जामिनर को इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ताकि एग्जामिनर उनकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, ग्रामर और वोकैबुलरी को टेस्ट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में बैंड 5 to 6.5 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि रिजिडली फॉलो द बुलेट पॉइंट्स। जो उनको कुछ टाइम दिया जाता है अपने पॉइंट्स लिखने का, वो उन्हीं बुलेट पॉइंट्स को हमेशा रिजिडली फॉलो करते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। वो ये करते हैं कि हर एक बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन करते भी हैं, जिससे क्या होता है कि वो एग्जामिनर समझ आता है कि ये मेमोराइज्ड किए आंसर। वो नंबर वाइज सारे बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और सारे बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत नेचुरल वे है बोलने का। वो कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में अच्छे से बोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वो तो मेमोराइज किए होते हैं, इसलिए वो कई बार वो भूल जाते हैं और अच्छे से बोल नहीं पाते। इसलिए वो आ ए ऊ करते हैं, जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। उस बुलेट पॉइंट के बारे में उन्हें पता नहीं होता कि क्या बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। जब वो बुलेट पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अपने टॉपिक से रन अवे हो जाते हैं। जब वो अपने बुलेट पॉइंट सारे कंप्लीट कर लेते हैं, एंड पे जाके वो अपने टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, यानी कि रन आउट ऑफ आइडिया हो जाते हैं और उनकी फ्लुएंसी भी चली जाती है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ हद तक गलत हो जाती है और उनकी ग्रामर पे भी बहुत असर पड़ता है, जिससे उनकी क्या होती है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि वो तो बुलेट पॉइंट पे डिपेंड होते हैं और किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, बस बुलेट पॉइंट्स के बारे में ही बात करते हैं। ये आपको नहीं करना है। अगर आपने बुलेट पॉइंट यूज़ करने हैं तो करो, नहीं करने हैं तो रहने दो। आप उसके अलावा बुलेट पॉइंट्स के अलावा भी आप अच्छे से बोल सकते हो। आपको बस ये करना है कि आप सिर्फ मेन टॉपिक पे बारे में बात करो, कुछ इधर उधर के टॉपिक के बारे में बात मत करो। आप सिर्फ अपने मेन टॉपिक पे ही फोकस करो और आपको मेन टॉपिक के बारे में ही आंसर देना है और उसी को एक्सप्लेन करना है। जब वो रन आउट ऑफ आइडिया हो जाते हैं तब वो ये फील करते हैं कि वो फेल हो गए हैं और वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और काफ़ी वो टेंशन में आ जाते हैं और जिससे वो नर्वस भी हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके जो बैंड स्कोर हैं वो डाउन हो जाएंगे और एग्जामिनर उनको अच्छे बैंड नहीं दे सकता। आपको ये हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी अपने टॉपिक से रन आउट नहीं होना है। आपको टॉपिक पे ही स्टक रहना है और टॉपिक के बारे में ही बात करनी है और मेन टॉपिक के बारे में ही आंसर देना है। कुछ स्टूडेंट्स पार्ट 2 में कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रिक्स की हेल्प से एग्जामिनर उन्हें अच्छे बैंड स्कोर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे वो यूज़ करते हैं PPF। ये वाली जो ट्रिक है ये है, इसका मतलब है PPF का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो हमें अक्सर देखने को मिलता है। ये तो वैसे इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है बोलने में। जब वो कुछ बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तब वो स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है PPF मेथड से, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मेथड की हेल्प से उन्हें हेल्प मिलती है। जब देखते हैं कि बहुत यूट्यूबर्स और ऑनलाइन सोर्सेज स्टूडेंट्स को ये टीच करते हैं कि जहाँ तो सिर्फ पास्ट की बात करो, या सिर्फ प्रेजेंट की बात करो और या सिर्फ फ्यूचर की बात करो। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उनको हायर बैंड स्कोर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ क्यू कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अकेला पास्ट की बात नहीं कर सकते, अकेले प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते और अकेले फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट की फ्लुएंसी पुअर हो जाती है, स्टूडेंट किसी पॉइंट पे जाके स्टक हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। हमें ये याद रखना है कि हम एग्जामिनर को किसी ट्रिक की हेल्प से
इम्प्रेस नहीं कर सकते जिससे वो हमें अच्छे बैंड स्कोर दे सके। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट है, वहाँ पे आपकी कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं होती। वहाँ पे बस आपका इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट होता है जो बिल्कुल नेचुरल वे से होता है। अगर आप जितना ज़्यादा नेचुरली बोलोगे उतना अच्छा आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स बैंड 7 से 9 बैंड स्कोर करते हैं, वो अपने पार्ट 2 में कैसे बातचीत करते हैं। चलो आइए जानते हैं वो किन किन पॉइंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन द मेन टॉपिक। वो क्या करते हैं कि वो हमेशा अपने मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं। उनको जो क्यू कर दिया जाता है वो हमेशा उसके मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं। वो बुलेट पॉइंट्स पे फोकस नहीं करते, वो नेचुरली बोलते हैं। कॉन्टीन्यूसली 2 मिनट के लिए जो उनको टॉपिक दिया जाता है उस पर नेचुरली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्पीक नेचुरली अबाउट द मेन टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। वो स्टूडेंट्स कहते हैं वो नेचुरली मेन टॉपिक के बारे में 2 मिनट के लिए बोल देते हैं, और जिससे क्या होता है कि उनका वो जो बैंड स्कोर होता है वो भी अच्छा हो जाता है, वो किसी पॉइंट पे स्टक भी नहीं करते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूज़ द बुलेट पॉइंट्स टू हेल्प देम टू स्पीक नेचुरली। वो क्या करते हैं, वो जो कुछ उन्होंने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं वो उनको यूज़ करते हैं ताकि वो नेचुरली बोल सकें और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकें और मेन टॉपिक पे रहते हैं। वो बुलेट पॉइंट को यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। जब उनको 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला जाता है तो वो हमेशा वो फोकस करते हैं अपनी स्पीकिंग में, ना कि बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। वो स्पीकिंग पे फोकस करते हैं कि वो कितने अच्छे से बोल सकते हैं, अपने कितने अच्छे से वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आगे हम चलते हैं पार्ट 3 पे। इसमें एग्जामिनर आपसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन विल बी मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि जो आपके पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे ये क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे और थोड़े लेंथी भी होंगे। चलो आइए देखते हैं कि बैंड 5 to 6.5 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स पार्ट 3 को कैसे अटेंड करते हैं और कैसे कैसे वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर्स। पार्ट 3 में तो हमें क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर देने होते हैं, लेकिन वो पार्ट 3 में भी क्या करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर देते हैं। वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर देते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन और बिना किसी एग्जाम्पल के। ये स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट आंसर देते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं फील करते, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोल पाते और उन्होंने जो भी आंसर दिए होते हैं वो उन्होंने मेमोराइज़ किए होते हैं। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता, लेकिन वो बस बोल रहे होते हैं, ये उन्होंने मेमोराइज़ किया था वही वो बोल रहे होते हैं। पार्ट 1 हमारा जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है और पार्ट 3 हमारा जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यानी कि पार्ट 1 के बारे में तो हमें कुछ आइडिया होता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन पार्ट 3 के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता। जब भी ऐसे क्वेश्चंस इनको पूछे जाते हैं तो वो उनको आइडिया नहीं होता, इसलिए वो अच्छे से आंसर नहीं कर पाते और वो क्वेश्चंस को सीधे सीधे आंसर कर देते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। कुछ भी एक्सप्लेन किए बिना ही वो क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं, ना ही कोई एग्जांपल देते हैं, जो कि हमें पार्ट 3 में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वो जो ऐसा करते हैं इसलिए उनको बैंड जो स्कोर मिलते हैं वो मिलते हैं 5 to 6 पॉइंट बैंड ओनली। अगर आप पार्ट 1 में लॉन्ग आंसर देते हैं और पार्ट 3 में शॉर्ट आंसर देते हैं, इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप याद किए हुए ही आंसर बोल रहे हो, यानी कि आप मेमोराइज्ड आंसर पे ही डिपेंड करते हो और आपको पता नहीं है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। याद करके बोलना और इंग्लिश बोलना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन पे एग्जामिनर को सर फेर देते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इसका मतलब है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आप 7 to 9 बैंड डिज़र्व नहीं करते हैं, आप 5 to 6.5 बैंड ही डिज़र्व करते हो। यानी कि आप एग्जामिनर को बताते हो कि आप इस काबिल नहीं हो कि आपको 7 to 9 बैंड दिए जाएँ, आप 5 to 6 पॉइंट बैंड के ही काबिल हो। याद रखना कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे एग्जामिनर को सर नहीं फेरना है या फिर ये नहीं कहना है कि मुझे नहीं आता। आपको किसी ना किसी तरीके से वो आंसर कर ही देना है, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का टेस्ट है, ये आंसर का टेस्ट नहीं है। आपको आंसर देना है, आपकी इंग्लिश टेस्ट होनी है। अगर आप इंग्लिश बोलोगे तभी तो इंग्लिश टेस्ट होगी, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो इंग्लिश कैसे टेस्ट होगी। इसका मतलब यही हुआ ना, माइट नॉट अटैम्प्ट सम क्वेश्चंस
ये जो बैंड 5 to 6.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ से क्वेश्चंस को अटेंड ही नहीं करते हैं, उनके आंसर ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वांट इट टू बी ओवर। ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो उनका टेस्ट चल रहा है जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए, जल्दी से जल्दी ये फिनिश हो जाए। इस स्टेज पे स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने उन्हें बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट आता है रेंज इज़ लिमिटेड। एग्जामिनर आपसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब है कि वो आपकी रेंज ऑफ ग्रामर, रेंज ऑफ वोकेबलरी और रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन टेस्ट कर रहा होता है। ज़्यादातर 5 to 6.5 बैंड स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स मेमोराइज्ड वोकेबलरी बोलते हैं, मेमोराइज्ड ग्रामर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ स्पीकिंग होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है। जब भी एग्जामिनर उन्हें वो क्वेश्चन पूछता है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तब रेंज ऑफ ग्रामर और रेंज ऑफ वोकेबलरी कम हो जाती है उनकी। जब भी एग्जामिनर उनसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो उन्होंने मेमोराइज नहीं किए होते, तब क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स की रेंज ऑफ वोकेबलरी और रेंज ऑफ ग्रामर बहुत कम हो जाती है। वो बहुत ही एरर करने लगते हैं अपनी स्पीकिंग में। इसका मतलब है कि आप कभी भी आंसर्स कि आप हमेशा आंसर्स को समझिए और इडियम्स को भी समझिए बजाय उनको याद करने के। अगर आपने समझा होगा तो आप अच्छे से उनको आंसर कर पाओगे। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स पार्ट 3 ऑफ स्पीकिंग में क्या बोलते हैं, वो कैसे कैसे किन किन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है एट एवरी क्वेश्चन। जो उनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, चाहे उनका आंसर उन्हें पता हो चाहे ना पता हो। वो किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर ही देते हैं। वो कभी भी एग्जामिनर को ये नहीं बताते कि उन्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। वो किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर ही देते हैं। वाइल्ड बैंड 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अगर उनको आंसर नहीं आता तो तभी वो एग्जामिनर को बोल देते हैं कि उन्हें आंसर नहीं आता, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स का जो हमारे पास पॉइंट आता है पार्ट 3 में, वो पॉइंट आता है कि लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट। वो क्वेश्चन को सीधा के सीधा ही आंसर कर देते हैं और फिर बाद में अगर आप बात करें आइडिया की तो वो क्या करते हैं कि वो बाद में उसको एक्सप्लेन भी करते हैं विद सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से वो समझा पाएँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और एग्जामिनर भी उनको अच्छे से समझ जाते हैं। बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कंफर्टेबली और नेचुरली आंसर करते हैं। वो बहुत ही कंफर्टेबली आराम से आंसर देते हैं और बहुत ही नेचुरल तरीके से आंसर देते हैं। वो ये शो नहीं होने देते कि उनका कोई जो टेस्ट चल रहा है, वो बिल्कुल अपने जैसे वो अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं उसी तरीके से वो एग्जामिनर्स को भी वैसे ही समझाते हैं जैसे वो अपने किसी फ्रेंड को समझा रहे होते हैं। अगर आप अपने बैंड स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बैंड 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है और बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स के तरीके को इस्तेमाल करना है और अच्छे बैंड स्कोर लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बैंड 5 to 6.5 वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं और बैंड 7 to 9 वाले स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में क्या करते हैं। तो आपको भी इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी करनी है। आई होप दैट कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे से आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो आप मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।